आप सभी को प्रणाम। मैं प्रगति आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम BTC यानी कि DLED के विषयों को कवर करने वाले हैं। DLED या B.Ed के सभी विषय किसी भी टीचिंग एग्जाम्स जैसे UP टेट, C-TET, सुपर टेट, MP टेट, H टेट, रीट के लिए एक बेस के रूप में कार्य करते हैं। ये आपको टीचर बनाने तक के सफ़र में सबसे महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन्हें मेरे साथ इस चैनल पर कवर कर सकते हैं और इनके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको आप साथ साथ नोट कर लें, क्योंकि DLED के एग्ज़ाम से लेकर TETs, C-TET, सुपर टेट तक ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप अपनी कॉपी निकाल लें और महत्वपूर्ण बिंदुओं और टॉपिक्स को साथ साथ नोट करते चलें। आज से हम DLED फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पेपर 2 की क्लासेस को शुरू करेंगे और धीरे धीरे क्लासेस की संख्या बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। वीडियो पसंद आने पर आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। तो अब हम बिना समय को गंवाए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको विषय वस्तु बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर आपके 9 टॉपिक्स हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम कुछ क्लासेस में कवर करेंगे। प्रत्येक क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो TT सुपर टेट तक आते हैं मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगी। तो आपके DLED फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के सुपर टेट या फिर जितने भी जो भी आप TTs का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके सफ़र तक मैं आपके साथ में रहूँगी। देखिए यहाँ पर शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य ये पहला चैप्टर है। दूसरा है संप्रेषण, तीसरा है शिक्षण के सिद्धांत, चौथा है शिक्षण के सूत्र, पांचवा है शिक्षण प्रविधियाँ, छठा है शिक्षण की नवीन विधाएं, सातवां है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, सातवां है सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल, ये सातवां है। आठवां है आपका अपेक्षित अधिगम स्तर, नवां है शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रकार, विशेषताएं, निर्माण, प्रयोग तथा रखरखाव में सावधानियां। तो ये सारे आपके 9 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। TETs और सुपर टेट तक इनसे क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो यदि अगर आप चैनल पर नए भी हैं या फिर आप TET सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपके लिए लास्ट तक कार्य करेंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन से भी आपकी रैंक काफ़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो यहाँ से हम अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने बेस को क्लियर और मजबूत बना सकते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा शिक्षण। सबसे पहला यहाँ पे जो आपका लेसन है यह है शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य यानी कि मीनिंग्स एंड एम्स ऑफ टीचिंग। तो इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। शिक्षा व शिक्षण विश्व में पवित्रतम, परमावश्यक, परहिताय व सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यदि आप किसी को पढ़ाते हैं या आप कोई भी ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते हैं तो विश्व में सबसे पवित्र कार्य है, सबसे ज़्यादा आवश्यक भी है, दूसरों के हित में है ये कार्य और सबसे श्रेष्ठ कार्य है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम शिक्षण का अर्थ। इस जो चैप्टर है आपका इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट्स हैं शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का व्यापक व संकुचित अर्थ, शिक्षण की परिभाषाएं, किन किन साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं, शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और शिक्षण में प्रयुक्त प्रमुख क्रियाकलाप। अब जैसे कि ये आपका जो सब्जेक्ट का नेम है ना, ये शिक्षण के सिद्धांत, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है टीचिंग से रिलेटेड तो उसमें इससे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। इसीलिए आप अभी DLED से ही इन जो टॉपिक्स हैं इनको क्लियर करते हुए चलें और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें। देखिए हम सभी ये जानते हैं कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने देश के भावी कर्णधारों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से परिचित कराते हैं। भावी यानी कि जो भी आगे आने वाले लोग हैं, जैसे कि आने वाले शिक्षक हैं, जैसे कि हम सभी प्रशिक्षु हैं, आगे बढ़ के हम लोग टीचर्स बनेंगे। तो शिक्षा के माध्यम से अपने देश के भावी कर्णधारों की
को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से परिचित कराते हैं। जो बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाने के लिए टीचर बनने जा रहे हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से ही उनकी आगे चल के क्या भूमिका है, डॉक्टर्स के रूप में, इंजीनियर्स के रूप में, या फिर आर्किटेक्ट्स, टीचर, जो भी वो बनना चाहें, उनकी जो भी भूमिका है उससे हम उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, परिचित करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से ही। शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संचालित करने वाले केंद्र के रूप में विद्यालय की भूमिका आती है। अब ये जो विद्यालय है ये औपचारिक शिक्षा है एक, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन का एक साधन है आपका विद्यालय। अब इनफॉर्मल क्या होते हैं? जैसे कि घर में हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, हमारे आस पड़ोसी, ये सब अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन हमें इनसे प्राप्त होती है। यही हम लोग आगे पढ़ेंगे। शिक्षा के संकुचित और व्यापक जो अर्थ है उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से यानी कि बहुत ही इफेक्टिव ढंग से, सबसे अच्छी तरीके से शिक्षा की प्रक्रिया कहाँ हो सकती है? विद्यालय में ही हो सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे। अब मीनिंग ऑफ टीचिंग, टीचिंग का अर्थ क्या है? विद्यालयों में सीखने सिखाने व पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक के द्वारा ही संपन्न की जाती है। जब हम विद्यालय में जाते हैं तो कौन हमें पढ़ाता है? टीचर्स पढ़ाते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं, यानी कि टीचिंग कहते हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको देखने में तो लग रहा है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन ये जो पॉइंट है इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं टीटीज तक, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। शिक्षण कैसी प्रोसेस है? एक सोशल प्रोसेस है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार व दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। अब जैसे टीचर है तो वो सोशल होके क्लास में जाता है, ठीक है, तो ये एक मतलब सोसाइटी के अंदर वो आ जाता है, कई सारे वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, उनकी पारस्परिक सहभागिता होगी, यानी कि सब एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। कई बच्चे होते हैं जो ध्यान ही नहीं देते हैं, तो उनकी सहभागिता नहीं होगी तो वो अच्छे से ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो अपने छात्रों तक अपना जो भी उनका ज्ञान है, उनके अंदर नॉलेज है, कौशल, स्किल्स हैं जो, ठीक, उनका जो बिहेवियर है, आदर्श बिहेवियर, ठीक है, इन सबको पहुंचाने का कार्य कौन करता है? टीचर करते हैं। अब कुछ चर्चा के बिंदु यहाँ पे हैं। अब जितने भी यहाँ पर बिंदु दिए हैं, जैसे शिक्षा और शिक्षण क्या है, शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र क्या है, सामंजस्य कैसे होगा, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय, गत्यात्मक और अंतःक्रियात्मक व स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय का क्या मतलब है? 3 ध्रुव है। यहाँ पर देखिए जॉन ड्यूवी द्वारा इसको समर्थित किया गया, ये नाम जरूर याद रखिएगा, जॉन ड्यूवी, ठीक है। 3 प्रमुख ध्रुव हैं। त्रिध्रुवीय सिद्धांत भी जॉन ड्यूवी के द्वारा दिया गया था, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। शिक्षक, पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु और शिक्षार्थी, ये 3 ध्रुव हैं। शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसके 3 ध्रुव हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु, ठीक है। और ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा गत्यात्मक है, यानी जिसमें हमारे मोटर्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे गति वाले शरीर के अंग भी इन्वॉल्व होते हैं। अंतःक्रियात्मक यानी कि इंटरैक्ट जिसमें करते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स इंटरैक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो इंटरैक्शन है वो 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य होएगा। सोद्देश्य का क्या मतलब है? साधन उद्देश्य, यानी कि क्या है इसमें? सोद्देश्य मतलब कोई उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा थोड़ा ना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं है। अभी आगे हम व्यापक उद्देश्य में ये भी जानेंगे कि व्यवहारिक रूप से वो शिक्षा हमारे कार्य में आनी चाहिए, हमारे डेली टू डेली लाइफ में हमारे कार्य आनी चाहिए वो शिक्षा, उसी शिक्षा का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। अगर आपके वो काम नहीं आ रही है तो फिर शिक्षा बेकार है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इस बारे में। उपरोक्त तीनों ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित करने की ही प्रक्रिया क्या है? शिक्षण है, यानी कि टीचिंग क्या है? ये जो तीनों ध्रुव हैं, कौन? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु, इनके बीच एक रिलेशनशिप अगर स्टैब्लिश हो जाता है, इसी को हम कहते हैं शिक्षण। तीनों पक्षों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य शिक्षक अपने शिक्षण के माध्यम से करता है। ये इसकी जो मेन जिम्मेदारी है वो शिक्षक की है कि वो ऐसे पढ़ाए कि इन तीनों के मध्य संबंध स्थापित हो पाए। तो शिक्षण की प्रक्रिया में ये 3 पक्ष सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब इन तीनों में से एक भी गायब हुआ तो शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो ही नहीं सकती। शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्रदान करना,
तथ्यों का बोध कराना। विद्यालय में छात्र अकेले ही ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि शिक्षक इस ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों, शिक्षण अधिगम सामग्रियों, विधाओं जैसे कि खेल है, बातें करके, प्रश्न करके, ठीक है, एक्सप्लेन करके, कोई कहानी सुना के, कविता सुना के, TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका फुल फॉर्म लिख लें TLM का आप, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इन और पाठ्यपुस्तकों का सहारा लेता है। तो अगर इन सब का सहारा नहीं लेगा तो बहुत इफ़ेक्टिव ढंग से वो बच्चों को चीज़ें नहीं सिखा पाएगा। जैसे कुछ बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, कुछ बच्चे बातों के द्वारा अच्छे से सीखेंगे, एग्जाम्पल्स दे के, ठीक है, कुछ बच्चे प्रश्न के द्वारा अच्छे से सीखेंगे, उनमें क्यूरियोसिटी जगेगी। कुछ बच्चे एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझते हैं, कहानी, कविता, TLM के माध्यमों से अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ऑडियो विजुअल मेथड्स को यूज़ किया जा सकता है, जैसे बच्चे को कोई वीडियो दिखा दिया गया तो ज़्यादा अच्छे से वो समझ गया। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके टीचर बच्चों को ज्ञान देता है। वह अपने शिक्षण के द्वारा ही छात्रों को विषय वस्तु सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब वो इस तरीके से पढ़ाता है कि बच्चे जो उनका एक पाठ्यक्रम है उसको सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं कि हाँ ला हम इसको पढ़ें, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। शिक्षण तब तक, शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। अब शिक्षण की बात हमने करी, टीचिंग। अधिगम क्या है? अधिगम है लर्निंग। भाई शिक्षण की प्रक्रिया अधिगम के बिना अधूरी है और अधिगम की जो प्रक्रिया है वो शिक्षण के बिना अधूरी है। तो जो टीचिंग है, टीचिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट लर्निंग एंड लर्निंग इज इनकम्प्लीट विदाउट टीचिंग, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। शिक्षण तब तक अधूरा रहेगा जब तक सीखने वाले में अपने प्राप्त ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने की क्षमता ना उत्पन्न हो। अब जैसे ज्ञान तो सीख लिया लेकिन किसी काम ही नहीं आ रहा है वो, ठीक है। मैथ्स तो सीख ली, दुकान पे गए तो हम जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, घटा ही नहीं पा रहे हैं, तो तब तक आपका शिक्षण अधूरा रहेगा। शिक्षण शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है और इसकी सफलता सीखने वाले के द्वारा प्राप्त या फिर अर्जित ज्ञान पर निर्भर है। तो शिक्षण प्राप्त जो भी आपका ज्ञान है उसका एक तरीके से आप यूज़ कर पाएँ, तभी ये इम्पोर्टेंट है। शिक्षण उस समय ही होता है जब कुछ सीखा जाता है। शिक्षण का व्यापक और संकुचित अर्थ देखा जाए तो मैं आपको बता देती हूँ। व्यापक अर्थ मतलब वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग। व्यापक अर्थ में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जब व्यक्ति, वस्तुएं, वातावरण, साधन, माध्यम व घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सिखाती रहती हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों चीज़ों से व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। जैसे पास पड़ोसियों से सीख रहा है, ठीक है, समाज से कुछ सीख रहा है, परिवार में आस पड़ोसी, दादी, चाची, नानी, मामी, उनसे कोई बात उसने सीख ली, ठीक है। तो वो एक तरीके से अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। औपचारिक क्या होता है? स्कूल औपचारिक होता है। अनौपचारिक क्या होता है? ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई अभी, परिवार, ये सारी समाज है, वातावरण है, दादी, चाची, ये सब अनौपचारिक शिक्षा हमें देते हैं। अब जैसे हम मूवी देखने गए, मूवी से हमने कोई अच्छी बात सीख ली कि दूसरों की हमें हेल्प करनी चाहिए, तो इससे हमें अनौपचारिक शिक्षा मिली है। औपचारिक नहीं है ये। औपचारिक शिक्षा हमको सिर्फ और सिर्फ विद्यालय से मिलती है। तो जो व्यापक अर्थ है, व्यापक अर्थ में औपचारिक और अनौपचारिक ये दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जीवन भर सीखता है। तो ये एक व्यापक अर्थ हो गया। जैसे कि उद्योग है, सिनेमा, राजनीति, कला, विद्यालय को भी इसमें शामिल किया गया है, परिवार, ये सब जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ व्यक्ति को सिखाते रहते हैं। तो ये है व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ क्या है देख लेते हैं। नैरोवर मीनिंग ऑफ टीचिंग। संकुचित अर्थ में बालकों को ज्ञान, सूचना, जानकारी व परामर्श देना ही शिक्षण है। ये शिक्षण पूर्व नियोजित व नियंत्रित होता है। अब जैसे कि स्कूल है, उसमें लेसन प्लान्स बनते हैं, तो पूर्व नियोजित यानी पहले से लेसन प्लान बना रहे हैं कि हाँ हम इतने इतने मिनट पढ़ाएंगे। नियंत्रित एक कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। पीरियड भी सेट होता है कि 30 मिनट का, 40 मिनट का एक पीरियड होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बच्चों को इस तरीके से नॉलेज दे रहे हैं, कोई भी सूचना दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर परामर्श दे रहे हैं, ये सब शिक्षण कहलाता है। बालक को कुछ निश्चित वर्षों तक ही ये दिया जाता है। इसमें केवल औपचारिक साधनों का प्रयोग होता है, जैसे कि विद्यालय व क्लासेस में शिक्षार्थियों को प्रदान किया जाने वाला शिक्षण। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको क्या कहते हैं हम? फॉर्मल,
ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉर्मल। और जो माता पिता पड़ोसियों से मिलता है उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल, अनौपचारिक। निश्चित उद्देश्यों को लेकर निश्चित समय में निश्चित स्थान पर निश्चित व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली प्रक्रिया ही शिक्षण है। निश्चित उद्देश्य मतलब आपको पता है कि हाँ आपको क्या करना है आगे, जैसे 10th पास करना है तो वहाँ पे क्या 10th पास करना है हमें, निश्चित समय में 1 साल में हमें पास करना है, निश्चित स्थान पर उस स्कूल में पास करना है, अनुभवी व्यक्तियों जो आपके लिए टीचर्स अपॉइंट हुए होंगे उनके द्वारा आपकी शिक्षण प्रक्रिया चल रही। ये है एक फॉर्मल एजुकेशन। और ये है शिक्षा का कैसा संकुचित अर्थ, नैरोवर। नैरो का क्या मतलब हुआ, पतला, सकरा। ठीक, तो सकरा अर्थ ये हुआ। और व्यापक अर्थ क्या हुआ, ये जो मैंने ऊपर आपको बताया, जो कि मतलब आपके जीवन में डे टू डे लाइफ में शिक्षा काम आए। तो ये था हमारा पहला क्लास। और पहला क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को ज़रूर से आप शेयर कर दीजिएगा अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आपकी क्लास में हैं, डीएलएड कर रहे हैं या कुछ भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को उनको शेयर करिएगा। और ऐसे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे सारा कुछ आपका कवर किया जाएगा जो आपके यहाँ पर काम में आने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बस आपने अगर अभी तक कोई कॉपी नहीं बनाई है तो ज़रूर से एक कॉपी ज़रूर बना लें आप, क्योंकि आगे चल के ये नोट्स आपके बहुत काम में आने वाले हैं। पेपर से बस कुछ दिन पहले से आप रिविज़न करना शुरू कर देंगे तो आपको बुक उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ में इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़रूर से आप शेयर करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करिएगा जिससे आने वाला इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आपको जल्दी ही शेड्यूल आगे का भी बता दिया जाएगा, कुछ जो भी क्लासेस बढ़ेंगी उनकी टाइमिंग्स वगैरह बता दी जाएगी। बस आप बने रहिएगा यहाँ पर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।